सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगज़ीन। न्यूज़ मैगज़ीन के आगाज़ में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत ये हैं। LAC पर कशीदगी के लिए चीन जिम्मेदार है, वजारत दिफा। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के अज़्म के साथ शुरू की सलामती काउंसिल की मियाद। बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान का दर्जा खत्म कराने के लिए अमरीकी ऐवान में करारदाद पेश। पाकिस्तान के कर्फ में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ अक़लियती तबकों का एहतजाज। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी खवातीन के लिए मंजूर किया मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। अमेरिका ने तालिबान पर अफगानिस्तान में कातिलाना हमलों की मनसूबाबंदी करने का लगाया इल्जाम। और वजीर खारजा एस जयशंकर श्रीलंका के सैरोजा दौरे पर। भारत की वजारत दिफा ने मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर कशीदा सूरत हाल के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। द ट्रिब्यून में शाया खबर के मुताबिक वजारत दिफा ने कहा है कि चीन ने LAC पर बड़ी तादाद में अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा चीनी फौज ने गैर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल भी किया है। ताहम वजारत दिफा का कहना है कि भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मसले को जल्द हल कर लेने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत में भी खातिर खा पेशरफ्त हुई है। वजारत दिफा और भारतीय अफवाज के कामों के सालाना जायजे के मौके पर वजारत ने कहा कि भारतीय फौज दोनों मुल्कों के दरमियान हुए समझौतों और सभी प्रोटोकॉल की पासदारी करती है, लेकिन चीनी फौज गैर रिवायती हथियारों की तनसीब और बड़ी तादाद में अफवाज की तैनाती के जरिए सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश में है। भारत ने कहा है कि चीन LAC पर सूरत हाल को जूं का तूं नहीं रखना चाहता है, इसीलिए इश्तियाल अंगेज हरकतों को अंजाम दे रहा है। भारतीय फौज की तरफ से भी सख्त और गैर इश्तियाल अंगेज जवाबी कार्रवाई के साथ ही मशरकी लद्दाख पर अपने दावे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से दहशतगर्दी के खिलाफ और तरक्की पजीर ममालिक के हक में आवाज बुलंद करने के अज़्म के साथ अपनी 8वीं मियाद शुरू कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत अपनी मुद्दत कार के दौरान आलमी अमन व सलामती के मामलों में इंसानी बुनियादों पर और शमूलियत पर मबनी हल के लिए कोशां रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी जैसे इंसानियत के मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ आवाज उठाने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करेगा। इस मौके पर उन्होंने सलामती काउंसिल में इस्लाह के भारत के अज़्म का इयादा भी किया। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत दुनिया की अजीम तरीन जमहूरियत के तौर पर दुनिया की एक बड़ी आबादी की सलामती काउंसिल में नुमाइंदगी करता है। वो एक इस्लाह पसंद, कसीर रुखी निज़ाम, कानून की हुक्मरानी, एक शफाफ और मसावी आलमी निज़ाम और अमन सलामती और तरक्की के तई पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अपनी इस मुद्दत कार में अमन सलामती का माहौल कायम करने और इंसानियत की फलाह बहबूद पर जोर देगा। अमेरिका के गैर नेटो बड़े इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान के दर्जे को खत्म करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खबर में लिखा है कि 117वें कांग्रेस के पहले दिन ही रिपब्लिकन पार्टी के रुकन एंडी बिग्स ने ऐवान में ये बिल पेश किया। ये दर्जा हासिल होने के सबब पाकिस्तान को अमरीकी दिफाई साजो सामान की सप्लाई और मुश्तरका दिफाई तहकीक व तरक्की के प्रोजेक्टों में शमूलियत का मौका मिल जाता है। अमरीकी कांग्रेस में पेश करदा बिल में इस बात की भी वजाहत है कि अमरीकी सदर एक बड़े नेटो इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान को दर्जा नहीं दे सकते। इसके साथ ही अमरीकी सदर को ये तस्दीक भी करनी होगी कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया है और इनके साथ साथ दीगर इंतहा पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में खातिर खा पेशरफ्त भी की है। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दाना सरगर्मियों के साथ हक्कानी नेटवर्क काफी सरगर्म है। अमेरिका में बुश इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान को बड़े गैर नेटो इत्तेहादी का दर्जा मिला था। ताहम 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली तमाम माली व सिक्योरिटी से मुतालिक इमदाद बंद कर दी थी, लेकिन बड़े गैर नेटो इत्तेहादी का इसका दर्जा बरकरार रहा। अब इसे इस दर्जे का फायदा उठाने से रोकने के लिए ही इस बिल को पेश किया गया है।
पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने और इसे नुकसान पहुंचाए जाने के खिलाफ अक़लियती तबक़ात के लोगों ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान लोगों ने पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मंदिर पर हमला करने वालों को न रोकने पर और खामोश तमाशाई बने रहने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। इस एहतजाज में हिंदू राइट्स मूवमेंट के अलावा कई अक़लियती तंजीमें शामिल थीं। इस तारीखी मंदिर को मुकामी पुलिस की सर्दमहरी के नतीजे में शरपसंदों ने नजर आतिश कर दिया था। एहतजाजियों का मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत, जिला पुलिस अफसर, डीएसपी और दीगर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। उनका कहना है कि तारीखी मंदिर पर हमले और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सबब हिंदू कम्युनिटी में खौफ हिरास का माहौल है। लोगों ने मुतालबा किया कि अक़लियती कम्युनिटी और उसके मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले वायरल हुए वीडियो में लोगों को मंदिर पर चढ़कर उसकी छत और दीवारों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया था। इस वाक़े की दुनिया भर में मजम्मत भी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम एफ की रैली में इश्तियाल दिलाए जाने के बाद भीड़ ने मंदिर को नजर आतिश किया था। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को मंजूरी दी है। दक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक मलाला यूसुफजई एक्ट को आला तालीम में पाकिस्तानी खवातीन की तादाद बढ़ाने के लिए लाया गया है ताकि इन्हें माली मदद दी जा सके। इस बिल के तहत बैनुल अक़वामी तरक्की की अमरीकी एजेंसी 2022 तक कम से कम 50% स्कॉलरशिप पाकिस्तान में खवातीन की आला तालीम के लिए खर्च करेगी। स्कॉलरशिप मेरिट और अहलियत की बुनियाद पर पाकिस्तानी खवातीन को दी जाएगी। इस बिल का एक और मकसद पाकिस्तान में लोगों की तालीमी प्रोग्रामों तक रसाई में इजाफा करना भी है। अमरीकी एजेंसी को इस सिलसिले में अपनी सालाना रिपोर्ट कांग्रेस को देनी होगी। सन 2014 में मलाला यूसुफजई को भारत में हुकूक इत्फाल के लिए सरगर्म कैलाश सितारती के साथ नोबेल का अमन इनाम दिया गया था। सन 2012 में मलाला को पाकिस्तानी तालिबान ने स्कूल से घर जाते हुए गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जबकि सन 2010 के बाद से बैनुल अक़वामी तरक्की की अमरीकी एजेंसी USAID पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने वाली 6000 से जायद नौजवान खवातीन को स्कॉलरशिप दे चुकी है। अब इस बिल से इनकी तादाद में मजीद इजाफा किए जाने का मंसूबा है। अमेरिका ने तालिबान पर इल्जाम आयद किया है कि अफगानिस्तान में हालिया दिनों अहम लोगों के कत्ल के वाकयात में बराह रास्त उसी का हाथ है। VOA न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तालिबान से कहा है कि वो अमन की बहाली के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद कर दे। इससे पहले तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में अमरीकी अफवाज पर फजाई हमलों का इल्जाम आयद किया था। अफगानिस्तान में बरसों से जारी लड़ाई खत्म करने के लिए 2020 में हुए मुआहदे के बाद तालिबान और अमेरिका के जरिए इस तरह के इल्जामात और जवाबी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के एक तर्जुमान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तालिबान के इल्जाम को मुस्तरद किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अमरीकी फौज अफगान सिक्योरिटी दस्तों पर तालिबान के हमलों को रोकने के तई पूरी तरह से अहद बस्ता है। उन्होंने सभी फरीकों से तशद्दुद रोकने की अपनी अपील का इयादा किया। खबर के मुताबिक गुज़श्ता 2 महीनों में हुए हमलों में 5 सहाफ़ी, एक सूबाई डिप्टी गवर्नर, कई समाजी कारकुन और मारूफ इंतखाबी मुशाहिद मारे जा चुके हैं। अफगान हुकूमत ने भी इन हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया था। भारत के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर 5 से 7 जनवरी तक श्रीलंका के दौरे पर हैं। द हिंदू की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा का ये साल का पहला आला सतह का दौरा है। वज़ीर ख़ारिजा इस दौरान सदर गोटाबाया राजपक्षे, वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे और अपने हमनसब दिनेश गोनावर्धना के साथ मुज़ाकरात करेंगे। स्ट्रैटेजिक और सिफारती नुक्ते नज़र से वज़ीर ख़ारिजा का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत खिते में चीन के बढ़ते असर को कम करने के तई कोशां है। एस जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब राजपक्षे इंतजामिया के कुछ लोग भारत लंका मुआहिदा 1987 के तहत तश्कील शुदा सूबाई काउंसिल निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा के इस दौरे से भारत और श्रीलंका के रिश्तों में मज़ीद इस्तेहकाम आने की उम्मीद है। इस दौरे के हवाले से दोनों ही मुल्कों की वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया है कि दोनों ही मुल्क बाहमी ताल्लुकात और आपसी मफादात के शोबों को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से
हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। दहशतगर्दी महज़ब दुनिया के लिए एक ऐसी बीमारी है जिससे आलमी बिरादरी हर हाल में निजात हासिल करना चाहती है, जबकि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो दहशतगर्दी को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा मानते हैं और दहशतगर्दों को अपना असासा समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के अखबारात ने खबर दी है कि ज़कीउर रहमान लखवी को टेरर फाइनेंसिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान एक अरसे से मुतालबा करता रहा है कि ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद जैसे लोगों को पाकिस्तान सजा दे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के मुतालबे की तरदीद की है और इस ज़िम्न में यहाँ तक कहता रहा है कि हिंदुस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात खुद हिंदुस्तान की साजिश है। मुंबई हमले के इस मुलजिम के लिए पाकिस्तान के दिल में हमेशा नरम गोशा रहा है। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ने पर लखवी और हाफिज सईद जैसे लोगों को गिरफ्तार या नज़रबंद किया जाता है और जैसे ही FATF या किसी और प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का काम पूरा होता है, वो फिर इन्हें आज़ाद कर देता है। हाफिज सईद के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर इन्हें अपनी एजेंसियों की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर गिरफ्तार करता है तो फिर कुछ दिनों बाद ही अदालतें इन्हें आज़ाद क्यों कर देती हैं। गिरफ्तारी के वक्त को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने ये काम दहशतगर्दी के खात्मे की नीयत से नहीं किया है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ FATF को ये जताना है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसलिए इसे ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ज़कीउर रहमान लखवी के साथ गिरफ्तार किए गए लोग जिन्हें इसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था अब भी अडालिया जेल में हैं, तो फिर ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत किस तरह मिल गई थी? पाकिस्तान के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं है। हैरत ये भी है कि पाकिस्तान हर बार बैनुल अक़वामी इदारों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाता है और फिर काम निकल जाने के बाद इन्हीं लोगों का इस्तेमाल हमसाया ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए करता है। पाकिस्तानी फौज इन जैसे दहशतगर्दों को अपना सरमाया समझती है। साबिक ISI सरबरा जनरल हमीद गुल अक्सर TV इंटरव्यूज में इन लोगों की हुबलवतनी के कसीदे पढ़ते रहे थे। हकीकत ये है कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपनी मुमताज हैसियत को कायम रखने के लिए पाकिस्तान के ज्यादातर वसाइल पर कब्जा किए बैठी है। अवाम इस जानिब मुतवज्जो न हो, इसके लिए वो दुश्मनी के किस्से गढ़ती रहती है और इनकी इन कहानियों के रूह से हिंदुस्तान इनका रिवायती हरीफ है। इस नामनिहाद रिवायती हरीफ को परेशान करने के लिए इन्हें कभी हाफिज सईद तो कभी मसूद अजहर जैसे लोगों की जरूरत होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर भी इन दहशतगर्दों की कार्रवाई की पजीराई की जाती है। पुलवामा में होने वाले दहशतगर्द हमले की जो पजीराई फवाद चौधरी ने पार्लियामान के अंदर की थी, वो दुनिया के सामने है। ये भी वाज़ह रहे कि ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी किसी विफाकी इदारे की कार्रवाई के तहत नहीं हुई है, बल्कि पंजाब पुलिस के शोबे इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई के तहत हुई है। सूबाई पुलिस के जरिए इस तरह के दहशतगर्दों के खिलाफ न तो सबूत हासिल किए जा सकते हैं और न ही अदालत में मुकदमा ही बेहतर तौर पर कायम किया जा सकता है। पिछली बार भी लखवी के खिलाफ मुकदमा CID ने कायम किया था, जिसमें अदालत के सामने कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए और लखवी को जमानत दे दी गई। इस बार भी गिरफ्तारी का ये खेल कुछ इसी तरह का है। बैनुल अक़वामी बिरादरी और आलमी इदारों को चाहिए कि वो पाकिस्तान के इस रवैये को जहन में रखकर इसके हवाले से कोई फैसला करे। पाकिस्तान से मुतालबा करें कि वो जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करता है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अदालतों के सामने सबूत पेश करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान हर बार आलमी इदारों की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब होता है तो इससे दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग मुतासिर होगी, जो न तो इस खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतर होगा और न ही अक़वाम आलम के लिए। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। रज़िया अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को एक मुल्क एक गैस ग्रिड प्रोग्राम के ज़रिए साफ़ सुथरी तवानाई फराहम करने का यकीन दिलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली से मुताल्लिक माहौलियाती मंजूरी और नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है।
मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.32% हो गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 2020 1901 के बाद से अब तक का 8वां सबसे गर्म साल था और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू से चौकसी के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि एक मुल्क एक गैस ग्रिड प्रोग्राम के जरिए साफ़ सुथरी तवानाई फराहम की जाएगी। केरला में कोची से कर्नाटक में मंगलुरु तक 450 किलोमीटर तवील कुदरती गैस पाइपलाइन का वर्चुअल तरीके से इफ्ताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने तेल और गैस के शोबे में इस्लाहात में तेज़ी लाई है, काबिल तजदीद तवानाई की रसाई को बेहतर बनाया है और शोबे के बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि 2014 तक 24 करोड़ LPG कनेक्शन थे, लेकिन उसके बाद से 6 वर्षों में 24 करोड़ नए कनेक्शन फराहम किए गए हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ कनेक्शन गरीबों को फराहम किए गए हैं। आलमी वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान मरकजी सरकार ने 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर फराहम किए। 1987 में जब पहली कुदरती गैस पाइपलाइन तामीर की गई थी तो 27 साल में महज 15,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन 2014 से महज 6 बरस में 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई पाइपलाइन का काम शुरू किया गया है। CNG स्टेशंस की तकमील में पेशरफ्त के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 27 वर्षों में 900 CNG स्टेशंस दस्तयाब कराए गए, जबकि 2014 से महज 6 वर्षों में 1500 CNG स्टेशन तामीर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा के लिए ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली के लिए माहौलियात से मुतालिक मंजूरी और नोटिफिकेशन को आज अक्सरियती फैसले से बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA एक्ट के तहत इख्तियार का इस्तेमाल जायज़ है और माहौलियात की वजारत की जानिब से दी गई माहौलियाती मंजूरी की सिफारिशें सही हैं। केस की समाअत करने वाली 3 जजों की बेंच जस्टिस दिनेश महेश्वर, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियात की वजारत से ये भी कहा है कि वो मुस्तकबिल के प्रोजेक्टों में स्मोक टावर लगवाए, ख़ासतौर से उन शहरों में जहां आलूदगी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तामीराती काम शुरू होगा तो विरासत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कमेटी की मंजूरी दरकार होगी। सुप्रीम कोर्ट कई अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या प्रोजेक्ट में ज़मीन के इस्तेमाल और माहौलियाती ज़ाब्तों पर अमल किया गया है, ख़ासतौर से ऐसे इलाके में जहां पार्लियामेंट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की इमारतें वाक़ हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को पार्लियामेंट की नई इमारत के लिए संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब की इजाज़त दे दी थी, लेकिन 10 दिसंबर को उसने हिदायत दी थी कि कोई तामीराती काम नहीं होना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मरकज़ी सरकार माहौलियात से मुताल्लिक़ मामलात में हमेशा हसास रही है और तामीर के दौरान आला तरीन मियारात पर अमलावरी का सिलसिला जारी रखेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिल्ली आलमी दर्जे का एक राजधानी शहर बनने की राह पर गामज़न है और जब मुल्क 2022 में अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करेगा तो उस वक्त तक पार्लियामेंट की नई इमारत तैयार हो जाएगी। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 96.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,091 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वज़ारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 99,75,958 हो गई है। फ़िलहाल कुल मुस्बत मामलों में से 12.23% मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में ज़ेर इलाज अफराद की तादाद 2,31,000 है। पिछले 24 घंटों में 16,375 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुल्क में कोविड से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,03,56,000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ारत ने बताया कि मुल्क में इस मरज़ से हलाक होने वाले अफराद की शरह 1.45% है। बिहार में कोविड का टीका लगाने के पहले मरहले के लिए 4,42,195 अफराद का इंदराज किया गया है। सेहत के वज़ीर मंगल पांडे ने बताया कि टीका लगाने के लिए 65,000 सेहत कारकुनान की शनाख्त की गई है।
انہوں نے کہا کہ ٹیکہ لگانے کے مقامات کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور وہ انتخابات میں پولنگ بوتھ کی طرز پر استعمال کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ کووشیلڈ اور کوویکسین کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع سطح پر کولڈ چین آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ بھارت بایو ٹیک کے چیف مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر کرشنا ایلا نے کووڈ-19 کے لیے کوویکسین نامی بھارتی ویکسین کے خلاف نکتہ چینی پر سخت اعتراض کیا ہے۔ کل شام ایک ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت بایو ٹیک لمیٹڈ کی تیار کردہ کوویکسین دوسرے ملکوں کی جانب سے تیار کردہ فائزر جیسی کسی بھی ویکسین سے کسی اعتبار سے کمتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی اثر انگیزی سے متعلق اعداد و شمار فی الحال دستیاب نہیں ہے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش سے متعلق اعداد و شمار کا انکشاف فروری یا مارچ تک کیا جائے گا۔ کوویکسین کے ایمرجنسی استعمال کو منظوری دیے جانے کے خلاف بہت سی کمپنیوں اور میڈیا کی جانب سے کی جانے والی نکتہ چینی کے بارے میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ منظوری سینٹرل ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی طے کردہ شرطوں کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کووڈ-19 ویکسین کو منظوری دیے جانے پر سوال کھڑے کرنے پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کانگریس کو ویکسین سے کیا پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تو بلکہ اپنے رہنما سے پرابلم ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کچھ کانگریس رہنماؤں نے ڈرگ کنٹرولر کی طرف سے بھارت بایو ٹیک کوویکسین کو منظوری دیے جانے پر سوال کھڑے کیے تھے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کورونا وائرس ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی ایسٹرازینیکا کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ ویکسین برآمد کرنے کی اجازت ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے بیکسیم ہو فارماسیوٹیکل لمیٹڈ کو کل دی گئی۔ BPL نے بنگلہ دیش کے لیے ویکسین کے 3 کروڑ شاٹ برآمد کرنے کے لیے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے 13 دسمبر کو ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ ڈاکٹر AK عبدالمومن نے ڈھاکہ میں اخباری نمائندوں کو بتایا تھا کہ بھارتی مینوفیکچرر سے حاصل کی گئی یہ ویکسین وقت پر بنگلہ دیش پہنچ جائے گی۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے بڑے پیمانے پر ویکسین تیار کرنے کی بھارت کی صلاحیت کی ستائش کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب دنیا کووڈ-19 عالمی وبا کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، سائنسی اختراع اور ویکسین مینوفیکچر کرنے میں بھارتی قیادت کا رول قابل ستائش ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سال 2020 1901 کے بعد سے اب تک کا 8واں سب سے گرم سال تھا۔ 2020 کے دوران بھارت میں آب و ہوا کے بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے محکمے نے کہا کہ 2006 سے 2020 کے درمیان 15 برسوں میں 12 سال سب سے گرم تھے۔ پچھلی دہائی بھی اب تک کی گرم ترین دہائی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں راجستھان کے 10 مزید اضلاع میں برڈ فلو کے مشتبہ معاملے سامنے آئے ہیں۔ اب تک ریاست کے 18 ضلعوں میں برڈ فلو کے مشتبہ معاملوں کا پتہ چلا ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھی اندور کے دیگر اضلاع میں مرے ہوئے کووں میں برڈ فلو وائرس پائے جانے کے بعد مویشی پروری کے محکمے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر ہماچل پردیش میں بھی پونگ ڈیم کے مقام پر ترک وطن کر کے آنے والے 2300 سے زیادہ پرندوں کی موت کے بعد کانگڑا ضلع انتظامیہ نے متعدد احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ ان پرندوں میں برڈ فلو کا انفیکشن پایا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قوم کو ایک ملک ایک گیس گرڈ پروگرام کے ذریعے صاف ستھری توانائی فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ سپریم کورٹ نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے لیے زمین کے استعمال میں تبدیلی سے متعلق ماحولیاتی منظوری اور نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح بڑھ کر 96.32% ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 2020 1901 کے بعد سے اب تک کا 8واں سب سے گرم سال تھا، اور راجستھان، ہماچل پردیش اور مدھیہ پردیش میں برڈ فلو سے چوکسی کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔